आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 18 सितंबर की सुबह है, ये दिन है सोमवार। मेरा नाम खुशबू कुमार है और ये है आज का दिन पॉडकास्ट। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। पक्ष और विपक्ष किस तैयारी के साथ आज मैदान में उतरेंगी, किन बिलों पर चर्चा होनी है और क्या मोदी सरकार चौंकाने वाली फितरत बरकरार रखते हुए फिर चौंकाएगी, बताएंगे आपको। फिर रुख करेंगे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक की ओर। बताएंगे 2 दिनों की ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या क्या तय हुआ है और क्यों राजस्थान में 80 सिटिंग एमएलएस की टिकट काटने की तैयारी में है पार्टी। और आखिर में बात होगी एशिया कप फाइनल मैच की। कैसे मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंका सिर्फ 50 रन पर ढेर हो गई और इस जीत में वर्ल्ड कप के लिए क्या संकेत है। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं शुभम तिवारी से। संसद के विशेष सत्र का आज पहला दिन। सरकार 4 बिल पेश करेगी। विपक्ष ने चर्चा के लिए 9 मुद्दे तैयार किए। शिवसेना के नाम, निशान और विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एकनाथ शिंदे को मिला था पार्टी का सिंबल और नाम, इससे उद्धव गुट की आपत्ति। मणिपुर में छुट्टी पर आए सेना के एक जवान की हत्या, बदमाशों ने घर से अगवा किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर आज होगी सुनवाई। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ दी थी अर्जी। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने रावलपिंडी में घर से किया अरेस्ट। और 8वीं बार एशिया कप का चैंपियन बना भारत। श्रीलंका को 10 विकेट से फाइनल हराया। मोहम्मद सिराज ने 26 रन देकर 6 विकेट लिए। भारत के इतिहास में 7 बार संसद के विशेष सत्र बुलाए गए हैं। आज से 8वें की शुरुआत है। पहला विशेष सत्र 14 अगस्त 1947 को बुलाया गया था। इस सत्र को अंग्रेजों से सत्ता लेकर भारतीय के हाथ में सौंपने के लिए आयोजित किया गया था। इसी में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था। विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही संसद की पुरानी बिल्डिंग में होगी। उसके बाद दूसरे दिन से सारा कामकाज नए वाले संसद भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सत्र की जानकारी सरकार की ओर से काफी पहले दे दी गई थी। सरकार किन बिलों को पेश करेगी उसके बारे में भी बताया गया था और इस पर चर्चा के लिए कल शाम एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। मतलब सरकार ने उन सभी आरोपों को विशेष सत्र से पहले टैकल कर लिया जिसके आरोप विपक्ष लगा रही थी। लेकिन अभी भी अटकलें हैं कि सरकार नए बिल लेकर आ सकती है। खासकर महिला आरक्षण बिल पर जोर है, क्योंकि हाल ही में पुणे में आयोजित हुए आरएसएस के सालाना समन्वय बैठक में महिला सशक्तिकरण के ऊपर खासा जोर था। तो आज संसद में क्या होना है और क्या सरकार कोई और भी सरप्राइज लेकर आ सकती है, इस सवाल को पूछा हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। आज जब संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होगी लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो जो हमारे 75 साल की यात्रा रही है संविधान सभा से लेकर अभी तक की, उसमें जो यादें हैं, जो लोगों ने, सांसदों ने सीखा है वो, और अचीवमेंट्स क्या है हमारी, यानी उपलब्धियां क्या हैं, उनको लेकर जो है वो डिस्कशन होगा। और कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो है वो नई संसद में प्रवेश किया जाएगा और सबसे पहले जो है दोनों ही सदनों के जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके फोटो सेशन होंगे। अमूमन ये देखा जाता है फोटो सेशन तब कराए जाते हैं जब सांसदों का जो है वो संसदीय कार्यकाल खत्म होता है, यानी कि अगर लोकसभा का है तो लोकसभा चुनाव से पहले जो अंतिम सत्र होता है उसके अंत में जो है वो फोटो सेशन कराया जाता है। लेकिन अब क्योंकि नई संसद में शिफ्ट होने का जो कार्यक्रम है वो गणेश चतुर्थी यानी 19 तारीख को होगा और उसके बाद जो है वो 20 तारीख से जो सरकार का बिल्स हैं यानी कि जो लेजिस्लेटिव है उसको लेकर सरकार जो है वो तैयारी करेगी। अब उसमें जो सरकार की तरफ से कहा गया है वो 8 बिल हैं। 3 बिल SC ST से जुड़े हैं, एक सोशल वेलफेयर है सीनियर सिटीजन्स के लिए, एक पोस्टल बिल है, एक बिल जो है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है। इसी तरीके से जो है वो एक बिल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बिल है। यानी कि टोटल 8 बिल जो हैं वो अभी तक सरकार ने लिस्ट में दिए हैं सांसदों को कि इन बिलों को लेकर विशेष सत्र में चर्चा होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि सरकार जो है ये विशेष सत्र जो है किसी विशेष बिल को लेकर आई है। अंदर खाने सरकार में ब्यूरोक्रेट्स में चर्चा है
कि सरकार महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास करा सकती है। ये बिल राज्यसभा में 2009 में पास हुआ था, तब यूपीए की सरकार थी, लेकिन यूपीए सरकार राज्यसभा में पास होने के बावजूद इस बिल को जो है वो लोकसभा में पेश नहीं किया था। लेकिन उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा 15 तारीख को सेवा निवृत्त हुए हैं, उनको भी जो है सरकार में एक बड़ा पद देने के लिए जो है वो सरकार बिल ला सकती है, यानी कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन इंडिया करके उनको बनाया जा सकता है, जिनके अंडर ईडी और सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो सकती है। अच्छा हिमांशु, आपने सरकार की तैयारियों के बारे में बताया, विपक्ष की क्या तैयारियां हैं? क्या ये अगले 5 दिन बिना शोर शराबे के साथ गुजरेगा या विपक्ष सहयोग के मूड में है? देखिए, विपक्ष की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से विपक्ष भी तैयार है। आज सुबह 10 बजे जो है राज्यसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके कमरे में बैठक होगी इंडिया गठबंधन की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष ये जानता है कि लोकसभा में और राज्यसभा में सरकार को किसी भी प्रकार से नंबर्स को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाहर जो सरकार के में शामिल दल नहीं है, चाहे वो बीजेडी हो या फिर वाईएसआर कांग्रेस हो, टीडीपी हो या बीएसपी हो, ऐसे दल सरकार को जरूरत पड़ने पर कुछ महत्वपूर्ण बिलों पर समर्थन करते रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण जो है वो मानसून सत्र में देखने को मिला था, जब दिल्ली में सर्विस एक्ट को लेकर जो है वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और साथ ही साथ जो है वो बीजेडी ने समर्थन दिया था, ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में। तो सरकार के पास किसी भी प्रकार से जो है वो नंबर्स को लेकर दोनों ही सदनों में कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष फिर भी अपने मौजूदगी को दर्ज कराना चाहता है और इसीलिए हर विषय को लेकर वो चाहता है कि सरकार पहले विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में ले और ये बताए कि वो कौन सा ऐसा बिल जो है इस विशेष सत्र में लाना चाहते हैं। अगर लाना चाहते हैं तो विपक्ष को पूरा समय दिया जाए जिससे वो उस बिल को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक तेलंगाना के हैदराबाद में शनिवार रविवार को हुई, जिसमें लोकसभा और तेलंगाना समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के सभी वर्तमान मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं को ये हिदायत दी है कि वो मीडिया से दूरी बनाकर रखें और अनावश्यक बयानबाजी से बचे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने सिपाहियों से कहा है कि ये आराम करने का वक्त नहीं है। तो इस मीटिंग में क्या हुआ, इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कल राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो विपक्षियों पर आरोप लगाने के अलावा राहुल गांधी ने अपने भाषण में कर्नाटक की तर्ज पर 6 गारंटी की भी बात कही और ये भी याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में तेलंगाना को राज्य का दर्जा मिला था। हैदराबाद में 2 दिन तक चली इस मीटिंग और रैली के बारे में बात करने के लिए हम पहुंचे हैदराबाद में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अब्दुल बशीर के पास। अब्दुल, सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ही मैं बात करती हूँ। 2 दिनों की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद क्या क्या तय हुआ इस बैठक में? देखिए, इस 2 दिन की बैठक जो हैदराबाद शहर में की गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जहां पर सारे जो है वरिष्ठ नेता कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सारे जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भाग लिया, जिसमें कई सारे डिस्कशंस हुए देश की अभी परिस्थिति को लेकर, जहां पर चाइना इंडिया बॉर्डर का इश्यू, अनंतनाग एनकाउंटर, मणिपुर, ये सारे विषयों पर बातचीत की गई। स्पेशल सेशन पार्लियामेंट पर भी क्या कांग्रेस का स्टैंड होगा, इसका डिस्कशन किया गया पहले दिन।
और दूसरे दिन जो एक्सटेंडेड मीटिंग थी जिसमें सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया और सीएलपी लीडर्स जहां पर चुनाव होने वाले हैं, उसके साथ साथ जो लोकसभा का रोड मैप है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या वोट शेयर होगा, क्या सीट शेयर होगा इनका अलायंस के साथ, इनकी क्या रणनीति होगी, ये सब चीजों को जो है विस्तार में डिस्कस किया गया है। जी। और आपने चुनाव की तैयारियों की भी बात की थी। कल हैदराबाद में एक रैली भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबने भाषण दिया। तो तेलंगाना के लिए जो 6 गारंटी योजना की बात कर रही है पार्टी, इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। अगर हम 6 वादों की बात करें तो पहला वादा है महालक्ष्मी गारंटी, जिसमें महिलाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे और इसमें गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में सब्सिडाइज रेट पर दिया जाएगा। के अलावा रैतु भरोसा गारंटी जो किसानों के लिए खास करके ये बनाया गया है, जिसमें किसान और चाहे जो किसान जिसकी खुद की जमीन हो या फिर किराए पर लेकर जो खेती करते हैं उनको सालाना 15,000 देने की जो है घोषणा की गई। 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी हर घर को। उसके बाद इंदिरम्मा इंड्लू गारंटी, इसका मतलब इंदिरम्मा घर गारंटी, ये स्कीम लाई जाएगी जिसमें जो लोगों के पास हाउस का जमीन है, अपनी खुद की जाती जमीन है, वहां पर 5 लाख रुपए सरकार की ओर से उनको घर बनाने के लिए दिया जाएगा। युवा विकासम ये एक स्कीम रखी गई है जो खास करके युवाओं के लिए है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको विद्या भरोसा कार्ड दिया जाएगा जो 5 लाख रुपए स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकेंगे। बुजुर्ग लोगों के लिए जहां पर महीने के 4,000 रुपए हर पेंशन के तौर पर बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन है उनको दिए जाएंगे और 10 लाख रुपए का जो राजीव आरोग्यश्री इंश्योरेंस है उसके तहत 10 लाख रुपए उनको ट्रीटमेंट का जो है वो फैसिलिटी दिया जाएगा। तो ये 6 वादे आज कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। ये तो हुई तेलंगाना की 6 गारंटी योजनाओं की बात, जहां कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पहले से सत्ता में है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी CWC की बैठक में मौजूद थे और 15 अगस्त को दिए अपने भाषण में उन्होंने 7 योजनाओं का जिक्र किया था, जिसके बूते वो सत्ता में वापसी करने का दम भर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बात कही जा रही है कि 80 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है पार्टी। कांग्रेस पार्टी राज्य में एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए नए चेहरों पर दांव खेलना चाहती है। कई सारे सर्वे कराने के बाद पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि राजस्थान में सरकार को दोहराना है तो विधायकों को बदलना पड़ेगा। तो किसने कराए हैं ये सर्वे और इसमें क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, जानने के लिए हमने बात की जयपुर में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर जयकिशन शर्मा से। ये 6 सर्वेज है जो पिछले 1 साल में AICC और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा करवाए गए हैं और इनमें एक बात साफ आई है कि 80 ऐसी सीटें हैं। कुल मिला के आज कांग्रेस समर्थक विधायक जो है वो 124 लोग हैं और इन 124 में से 80 ऐसे माने जा रहे हैं जिनकी स्थिति नाजुक है और उन 80 में से भी 33 ऐसे हैं जिनका लगभग सर्वेस में ये माना गया है कि हारना तय है, ये इनका जीतना तकरीबन असंभव है सर्वे के अंदर। तो 33 नाम ऐसे हैं, 33 सीट्स ऐसी हैं जिन पे बिल्कुल मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस द्वारा जो हमें सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिली है कि वो 33 ऐसी सीट्स है जिन पे मंजूरी मिल चुकी है। इन्हें अभी ऐसा लगता है कि कुछ सीट्स ऐसी भी है जहां काम करके सुधारा जा सकता है। बाकी जो सीट्स है उन पर एक बार और आकलन जो है AICC अपने स्तर पर कराना चाहता है। लेकिन ये जो एक माहौल बना है कांग्रेस पार्टी का कि मुख्यमंत्री तुझसे बैर नहीं और विधायकों तुम्हारी खैर नहीं, जो इस बार जो नारा चल रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुमसे बैर नहीं है लेकिन कुछ विधायक जो है तुम्हारी खैर नहीं है, तो उन विधायकों के खिलाफ जो है जो गुस्सा है लोगों का, उस गुस्से को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है कांग्रेस आला कमान ये स्ट्रिक्ट कदम उठाने जा रहा है। जयकिशन, जिन 80 विधायकों के टिकट काटने की बात की जा रही है, क्या ये किसी खास गुट से भी ताल्लुक रखते हैं? नहीं, देखिए ये जो भी सर्वे है वो प्योरली AICC द्वारा कराया गया है। एजेंसी है जो थिंक टैंक है उनके द्वारा, और यहाँ पर डिजाइन बॉक्स है, इसका कोई भी राजनीतिक या किसी गुट से कोई लेना देना नहीं है। इनका फीडबैक एक साइंटिफिक तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया है, उस साइंटिफिक तरीके से जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन का सैंपल साइज, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग डेमोग्राफिक डिविडेंड से आने वाले जो लोग हैं उनका ये सर्वे है। तो इन सर्वेस का राजनीतिक गुटों से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से कराए गए हैं। और इसके अंदर कई लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी वजह ये भी है कि
आज ज्यादा जो विधायक जो है 13-14 विधायक सचिन पायलट खेमे के, बाकी सारे अशोक गहलोत खेमे के हैं। तो ऐसे में इसको उस चश्मे से देखना मुझे लगता है कि एक अन्याय सा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयार है टिकट काटने के लिए, और अगर ऐसा करते तो हो सकता है कि इस बार चुनावी परिणाम जो है वो जितना हर बार जो एक केक वॉक लगता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस तरह का केक वॉक इस बार नहीं होने वाला है बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जय कृष्ण और अब्दुल बशीर। चूँकि हमने हैदराबाद से इस खबर की शुरुआत की, तो आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी कल हैदराबाद में मौजूद थे। वो हैदराबाद लिबरेशन डे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कल ही की तारीख में साल 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना था। और अब बात क्रिकेट की। एशिया कप के श्रीलंका में हो रहे सभी मैचों पर बारिश का असर था, लेकिन फाइनल मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश हुई और इसकी शुरुआत भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने दूसरे ओवर में की 4 विकेट लेकर। इस ओवर के बाद श्रीलंका टीम के पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं था और पूरी टीम सिर्फ 50 रन के टोटल पर सिमट गई। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मेजबान टीम के हक में कल कुछ भी नहीं गया। 15.2 ओवर में ही पूरी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मोहम्मद सिराज ने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, 21 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। जब भारतीय बल्लेबाजों की बारी आई तो उन्होंने लक्ष्य को बिना विकेट गंवाए 6.1 ओवर में हासिल कर लिया। तो 6 बार की एशिया कप चैंपियन श्रीलंका इस टूर्नामेंट में भी एक मजबूत दावेदार लग रही थी। तो कल अचानक क्या हुआ, पूछा हमने इंडिया टुडे के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट निखिल नाथ से। अगर एक ही ऑप्शन मुझे चुनना हो तो शायद मैं कहूँगा श्रीलंका के लिए कुछ खास बुरा ही दिन था, क्योंकि इतनी बुरी भी नहीं है श्रीलंकाई टीम जो आपको कल फाइनल में वो नज़र आई। मुझे लगता है एक वन बैड डे आप इसे कह सकते हैं। जो श्रीलंकाई कोच हैं क्रिस सिल्वरवुड, उन्होंने भी आके यही कहा कि वन बैड डे इन ऑफिस आप इसे कह सकते हैं, कुछ वैसा हुआ। दूसरी नज़रिए से अगर आप देखें तो वन आउटस्टैंडिंग डे हो गया ये मोहम्मद सिराज के लिए। देखिए, अगर आप ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में देखें तो किसी भी भारतीय के लिए दूसरा सबसे बेहतरीन स्पेल है, सेकंड बेस्ट स्पेल इन ओडीआई बॉलिंग इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई फॉर एन इंडियन बॉलर। एंटी क्लाइमैक्स हुआ जिसको कहते हैं, इतना बिल्डअप किया कि 2 सबसे सफल टीमें एशिया कप के इतिहास में आमने-सामने हैं और अंत में थोड़ा वो पटाखा होता है, वो जो बम होता है, वो एकदम फुस निकला। निखिल, अब मोहम्मद सिराज की बात, सबसे ज़्यादा उन्होंने 6 विकेट झटके हैं। महज 16 गेंदों में 5 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन भेज दिया। तो फाइनल मैच में मोहम्मद सिराज ने क्या अलग किया? सिराज विद द एंगल उनकी जो है, उन्होंने उसके बारे में चर्चा भी करी कि विद द एंगल जो लेके जाते हैं, फर्ज कीजिए वो जब दौड़ते हुए आते हैं और अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज खेल रहा है तो विद एंगल जो बाहर ड्रिफ्ट होती हुई जाती है गेंद उनकी, टप्पा पड़ के बाहर जाती है, वो ज्यादातर उनकी विकेट टेकिंग डिलीवरी होती है, उन्होंने बताया भी। और वो राइट हैंडर के लिए अगर वो थोड़ा एंगल डाले तो वो अंदर से आती है, वो विकेट टेकिंग डिलीवरी होती है, वो उनकी ब्रेड एंड बटर विकेट टेकिंग डिलीवरी है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने अलग की इस मैच में, वो पूरी तरह से साफ नजर आई, वो उन्होंने अपनी जो बाहर जो सीम करती हुई बॉल गई है ना, वो उससे उन्होंने विकेट ली। उन्होंने खुद कहा निजी तौर पर उनको बड़ी खुशी हुई और आप देख भी सकते थे उससे काफी परेशानी हो रही थी। क्या हो रहा था, वो ऑफ स्टंप लाइन राइट आउटसाइड ऑफ पे टप्पा पड़ा रहे थे, बहुत सही लेंथ पे गेंद डाल रहे थे और उसके बाद थोड़ी सी गेंद सीधी हो रही थी। ये भी देखिए, उसमें ये भी फर्क पड़ता है, अगर बहुत ज्यादा बहुत सीम कर जाए बाहर तो आपकी एज ले नहीं, वो थोड़ी सी स्ट्रेटन हो रही थी बिल्कुल अंदर। उस एंगल से वो डालते हैं, आपको पता है, थोड़ा एक वाइड ऑफ द क्रीज से एंगल से डालते हैं सिराज, लेकिन बॉल ऐसा लगता है अंदर की तरफ आई। टप्पा के बाद जो सीधा हो रही थी, उस गेंद ने काफी परेशान किया बल्लेबाजों को और उन्होंने कहा भी कि मुझे खुशी हुई कि इस अंदाज में मैं बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब हुआ। और भारत 8वीं बार एशिया कप चैंपियन बना है। अब वर्ल्ड कप की ओर भी नजरें हैं। तो जिन सवालों के साथ भारत एशिया कप में आया था, क्या उसके जवाब मिल गए हैं? वर्ल्ड कप के लिए टीम के पास क्या अब क्लैरिटी है? देखिए, वर्ल्ड कप के लिहाज से तो इससे अच्छी कोई खबर हो ही नहीं सकती। पिछले साल की बात है, एशिया कप था, यही टूर्नामेंट था, ठीक है, फॉर्मेट अलग था और उस टीम में मैं वो जब टीम को कवर कर रहा था और टूर्नामेंट कवर कर रहा था, मैं वहाँ मौजूद था दुबई में। और जब भारतीय टीम फाइनल में भी नहीं पहुंची थी, काफी हताश थी, तो बहुत सारे सवाल थे भारतीय टीम से जुड़े कि भाई ऐसी टीम के हाल क्यों है, क्या करेंगे वर्ल्ड कप में, ये कॉम्बिनेशन ठीक है या नहीं। और फिर नतीजा भी वही हुआ। वर्ल्ड कप में आपने जाके देखा, सेमीफाइनल तक भारतीय टीम पहुंचती है और फिर वहां पर सेमीफाइनल के दिन फ्लैट हो जाती है। उससे आप अब कंपेयर करें इस एशिया कप में, आप जीत के गए हैं और जीत के कोई ऐसे बड़ी मुश्किल से नहीं, आप बेस्ट टीम रहे हैं इस टूर्नामेंट में, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी से भी पूछ लें,
हेड एंड शोल्डर्स अबव बाकी टीमें, मतलब क्लियर कट आप सबसे बेहतर नजर आए हैं इस टूर्नामेंट में। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि इस टूर्नामेंट में भी जब टीम आ रही थी बहुत सवाल थे। आपके 2-3 खिलाड़ी ऐसे थे जो चोट के बाद आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह थे, श्रेयस अय्यर थे, केएल राहुल थे। पता नहीं था केएल राहुल 11 में खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। ईशान किशन के वहां जगह बनेगी या नहीं बनेगी। भाई कुलदीप यादव ने अच्छी शुरुआत की है, क्या वो आपके हो जाएंगे सेकंड स्पिनर गारंटीड? ये सब काफी सवाल थे। शुभमन गिल के फॉर्म को लेकर भी थोड़ी चिंता थी। ये सब सवालों के आपको जवाब मिल गए। शुभमन हाईएस्ट रन गेटर बन के उभरे हैं। कुलदीप यादव मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। तो ये 2 हो गए। केएल राहुल ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ, शतक लगाया। और बल्कि अच्छी उससे भी बेहतर खबर ये है कि उन्होंने विकेट कीपिंग की लगातार, और विकेट कीपिंग करते हुए 2-3 बहुत शानदार कैच भी पकड़े। और ईशान किशन, जिनको पता ही नहीं था उनका क्लैरिटी क्या रोल में कहाँ होंगे, उन्होंने कह दिया मैच के बाद कि भाई मुझे बोल दिया गया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, वो क्लैरिटी भी आ गई। तो जितनी आपके थोड़े इफ्स एंड बट्स थे, जो सवाल थे, वो सब कहीं ना कहीं आपको उनके जवाब मिल गए। इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती थी वर्ल्ड कप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल वात हमसे बातचीत करने के लिए। और अब देश दुनिया के अखबारों का हाल ले लेते हैं। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग खुशबू। अखबारों में 2 खबरें सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान अखबार में यह हेडलाइन है कि विश्वकर्मा योजना लाखों कारीगरों को काम देगी। और कल प्रधानमंत्री ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले चरण का उद्घाटन किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत कर दी। विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक शिल्प कलाओं को शामिल किया गया है। और इन योजना के तहत कारीगर और शिल्पकार हैं, उनको बायोमेट्रिक आधारित पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकृत किया जाएगा। और उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र से मान्यता दी जाएगी और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं भारत सबसे बड़ी जीत के साथ एशियाई चैंपियन, दूसरी खबर सभी अखबारों में है। दैनिक भास्कर में हेडलाइन है कि सिर्फ एक बंदा काफी है और उसके नीचे मोहम्मद सिराज की तस्वीर है। इस खबर पर हमने एकेडी वाले सेक्शन में विस्तार से बात की है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सियासी सुगबुगाहट और संसद का विशेष सत्र आज से। महिलाओं के मुद्दे पर सभी दल एकमत। महिला आरक्षण की गूंज अचानक तेज। 27 साल से सिर्फ महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा है और राज्यसभा महिलाओं को 33% आरक्षण पर मुहर लगा चुकी, लेकिन अब भी लोकसभा में ये पास होना बाकी। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर पहली बार पक्ष और विपक्ष के सभी दल एकमत दिख रहे हैं। और ये जो है कल जो ऑल पार्टी मीटिंग थी उससे निकल कर आया। एक खबर में देशी ने अखबार के हवाले से बता रहा हूँ। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इमरान के विरोधी माने जाने वाले जस्टिस काजी फैज ईसा ने कल पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। और चीफ जस्टिस ईसा 13 महीने तक इस पद पर रहेंगे। 2019 में इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो जस्टिस ईसा और उनकी पत्नी सरीन ईसा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मणिपुर से जुड़ी खबर मैं भास्कर पर पढ़ रही हूँ। मणिपुर में छुट्टी पर आए सेना के जवान की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 3 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घर से अगवा किया और फिर सिर में गोली मारी। वो इम्फाल पश्चिम के तरुंग के रहने वाले थे। तो पुलिस ने ये भी बताया है कि रविवार सुबह तक जवान की कोई खबर नहीं थी, लेकिन 9:30 बजे के आसपास उनका शव इम्फाल के पूर्व में खुनिंग थेग गांव में मिला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर मैं बात करूं तो रॉयटर्स के हवाले से खबर, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन 6 दिन के दौरे के बाद रूस से रवाना हो गए हैं। किम जोंग का विदाई समारोह आर्टिम प्रिमोर्स्की वन स्टेशन पर हुआ और इसके बाद किम अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन में बैठकर नॉर्थ कोरिया लौट गए। 12 सितंबर को रूस के दौरे पर पहुंचे थे और 13 सितंबर को उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। किम जोंग उन ने राष्ट्रपति पुतिन को कोरिया आने का न्योता भी दिया है, जिसे पुतिन ने स्वीकार किया है। एक खबर और जो कि कई जगहों पर है और मैं बीबीसी के हवाले से बता रहा हूँ। कॉमेडियन और एक्टर हैं रसेल ब्रांड, उन पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और मानसिक शोषण के आरोप लगे हैं। संडे टाइम्स, द टाइम्स और बीबीसी चैनल 4 ने अपने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आरोप लगाए हैं कि 2006 से 2013 तक अपनी करियर की बुलंदियों पर होने के दौरान रसेल ने 4 महिलाओं के साथ बलात्कार और उनका यौन उत्पीड़न किया। रसेल ब्रांड ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि महिलाओं के साथ उनके संबंध हमेशा सहमति से रहे हैं। वहीं द गार्डियन के हवाले से खबर की
ईरान में एक साल पहले हिजाब विरोधी प्रदर्शनों ने जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, उन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत महसा अमीनी की मौत के बाद हुई थी। अब महसा अमीनी की मौत को जब एक साल पूरा हुआ है, तो इस मौके पर अमेरिकी सरकार ने ईरान पर फिर से नए प्रतिबंध लगाए हैं। उधर ईरान ने महसा अमीनी के पिता को एहतियातन गिरफ्तार किया है, ताकि देश में फिर से विरोध प्रदर्शनों का एक नया चक्र न शुरू हो जाए। और एक टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर, सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन की जो शुरुआत करने की अमेरिकी कोशिशें थीं, उनको एक बड़ा झटका लगा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब और इजराइल की बैकडोर बातचीत बंद हो गई है। रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को बता दिया है कि फिलहाल बातचीत रखने का कोई फायदा नहीं है, और इजराइल के रवैये से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नाराज बताए जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स में देखी पढ़ी जा रही हैं। और अब चलते चलते जान लेते हैं 18 सितंबर का इतिहास। आज ही के दिन 2016 को सुबह 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस आए थे, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे। 1851 में न्यूयॉर्क टाइम्स की शुरुआत हुई थी। 1906 में हास्य रचनाओं के महाकवि काका हाथरसी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1998 में आज ही के दिन इंटरनेट पर साइट्स को पहचान देने वाली संस्था ICANN बनी थी। तो इसी जानकारी के साथ आज के दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब कल। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।